जैसे जैसे ग्राम प्रधान के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही लोग जो उम्मीदवार बनने वाले हैं वे अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं और ये पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। ये तैयारी भी कोई सामान्य तैयारी नहीं होती, बल्कि ये इतनी गहन तैयारी होती है कि सुबह घर से निकलते हैं और फिर रात को देर रात वापस लौटते हैं। हर उम्मीदवार अपने अपने तरीके से ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके क्षेत्र में कितने वोटर हैं, कौन कौन उसे वोट दे सकता है, किन इलाकों में उसके समर्थक ज़्यादा हैं और किन जगहों पर उसे मेहनत करने की ज़रूरत है। गांव में अब यही चर्चा सुनने को मिलती है कि चुनाव नज़दीक है, कौन उम्मीदवार बेहतर है, किसने अपने पिछले कार्यकाल में अच्छा काम किया और किसने नहीं किया। इसी तरह एक गांव में एक नाम बार बार लोगों की जुबान पे आ रहा था, गुल हसन उर्फ मुन्ना। कहा जाता है कि साल 2016 में जब वो प्रधान बना था तब उसने काफ़ी अच्छा काम किया था। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। अगर कोई व्यक्ति उसके पास किसी काम से पहुंच जाता तो वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करता, चाहे काम हो या ना हो। यही वजह थी कि लोग उसे एक अच्छे इंसान के रूप में जानते थे और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अब समय बीतता गया और इसी बीच ईद का त्यौहार नजदीक आ रहा था। अचानक एक दिन खबर आ जाती है कि पूर्व प्रधान गायब हो गया है। जैसे ही ये बात फैलती है, परिवार के लोग, रिश्तेदार और गांव वाले सभी उसे ढूंढने में जुट जाते हैं। पुलिस भी उसकी तलाश में लग जाती है। आखिरकार वो मिलता है, लेकिन जिस हालत में मिलता है उसने सबको झकझोर के रख दिया। उसकी लाश नहर में पाई जाती है। लाश को एक गठरी में बांधकर बोरी में भरकर फेंक दिया गया था। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर उसकी हत्या क्यों कर दी गई, उसके पीछे की वजह क्या थी। अब धीरे धीरे ये मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगता है। लोगों को पता चलता है कि गुल हसन ने 2 शादियां की थी। पहले शादी के करीब 13 साल बाद उसने दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी से उसके 9 बच्चे थे और दूसरी पत्नी से भी 9 बच्चे। कुल मिलाकर उसके 18 बच्चे थे। अब ये बात जानकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। कुछ लोग मजाक में कहने लगे कि वो पूर्व प्रधान था या बच्चों की मशीन। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल यही था कि आखिर इस व्यक्ति की हत्या क्यों हुई। तो चलिए उसे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मानधाता थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला गुल हसन करीब 50 साल का था। वे 2016 में प्रधान रह चुका था। 2021 में उसने फिर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाया। 2026 में वो एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, इसलिए वो रोज सुबह निकल जाता और देर रात घर पे लौटता। 18 मार्च 2026 की शाम को उसने अपनी पत्नी से कहा कि वे किसी काम से प्रयागराज जा रहा है और लौटने में देर हो जाएगी। उसने कहा कि अगर रात को नहीं आया तो सुबह तक जरूर लौट आएगा। अब यहाँ रात बीत गई और वो घर नहीं लौटा। परिवार वाले परेशान हो गए। उसकी दूसरी पत्नी, बच्चे और रिश्तेदार सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। 19 मार्च का पूरा दिन भी इसी तरह गुजर गया। 20 मार्च को उसके बड़े बेटे मोहम्मद आमिर ने थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को दर्ज तो कर लिया, लेकिन शुरुआत में इसे उतनी अहमियत नहीं दी। 21 मार्च को मामला तब गंभीर हुआ जब कल्याणपुर गांव में उसकी बाइक, हेलमेट और चाबी बरामद हुई। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और परिवार से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि उसकी आखिरी बातचीत गांव की ही एक महिला सुमन देवी से हुई थी। पुलिस सुमन देवी के घर पहुंची, लेकिन पता चला कि वे अपने मायके बगियापुर गई हुई है। पुलिस वहां पहुंचती है और जांच करने पर यह पता चलता है कि गुल हसन का आखिरी लोकेशन भी वहीं पे था। जब पुलिस ने सुमन देवी से पूछताछ की तो वो घबरा गई। उसकी बातें उलझने लगी और जल्द ही वो टूट गई और उसने जो सच बताया उसने पूरी कहानी को बदल के रख दिया। करीब 4 साल पहले जब सुमन देवी का पति जो घर से बाहर रहता था, तब उस वक्त सुमन देवी किसी काम के सिलसिले से गुल हसन के पास गई थी। गुल हसन ने उसकी मदद की और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अब ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेम संबंध में बदल गया और उसके बीच अवैध संबंध बन गए। समय बीतने के साथ सुमन देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन गुल हसन लगातार उस पर मिलने का दबाव बनाता रहा। जब वो बहुत परेशान हो गई तो उसने अपने भाई को सारी बात बताई। उसके भाई ने उसे आश्वासन दिया और दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। सुमन देवी अपने मायके बगियापुर चली गई और 18 मार्च को उसने गुल हसन को फोन करके बुलाया। उसने कहा कि वो घर पर अकेली है और वो वहां आ सकता है। गुल हसन खुशी खुशी वहां पहुंच गया। खाना पीना हुआ, बातचीत हुई और जब वो सोने की तैयारी कर रहा था तभी सुमन का भाई अतुल गौतम अपने दोस्त अरुण गौतम के साथ वहां पहुंच गया। उन्होंने लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हत्या के बाद वे घबरा गए और लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने उसके हाथ पैर तोड़कर लाश को छोटा किया, उसे बोरी में भरा और नहर में फेंक दिया। बाइक और अन्य सामान को अलग जगह फेंक दिया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन पुलिस ने जांच की और सही तरीके से इस मामले का खुलासा किया। लाश को बोरी में भरकर नहर में फेंकने के बाद ये लोग ये सोचकर निश्चित हो गए कि पानी के तेज बहाव में लाश कहीं और दूर चली जाएगी और शायद कभी किसी को मिलेगी ही नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस जगह लाश को फेंका गया था वहां पानी का बहाव थोड़ा तेज नहीं था, कम था, और इसी कारण लाश ज्यादा दूर नहीं जा पाई और करीब 3 किलोमीटर दूर सुमेरपुर के पास जाकर फंस गई। जब पुलिस को सुमन देवी से पूछताछ के दौरान पूरी कहानी पता चली तो उन्होंने तुरंत उस जगह की तलाशी शुरू कर दी जहां लाश फेंकी गई थी। गांव वालों को भी जब इस बात की जानकारी मिली तो बड़ी संख्याओं में लोग वहां इकट्ठे हो गए। हर कोई उस लाश को देखने और सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। काफी मशक्कत के बाद जब बोरी को पानी से बाहर निकाला गया और उसे खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। वो वही पूर्व प्रधान था जिसे कुछ दिन पहले तक लोग एक अच्छे और मददगार इंसान के रूप में जानते थे। अब पूरा मामला साफ हो चुका था, लेकिन इसके बाद जो बातें और सामने आई वो इस कहानी को और ज्यादा चौंकाने वाला बना दिया। पुलिस ने जब गुल हसन की कॉल डिटेल्स को और गहराई से खंगाला तो पता चला कि वो सिर्फ सुमन देवी से ही नहीं बल्कि कई अन्य महिलाओं से भी लगातार संपर्क में था। बताया गया कि वो रोजाना घंटों घंटों फोन पर बातें करता था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन सभी महिलाओं के साथ उसके संबंध किस प्रकार के थे, लेकिन ये जरूर सामने आया कि उसका स्वभाव महिलाओं की ओर काफी आकर्षित रहने वाला था। यही वो पहलू था जिसने उसकी अच्छी छवि को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। एक तरफ लोग उसे एक अच्छा प्रधान और मददगार व्यक्ति मानते थे, वहीं दूसरी तरफ उसके इस व्यवहार ने उसकी छवि को धूमिल कर दिया। सोशल मीडिया पर जब ये खबर तेजी से फैलने लगी तो लोगों की प्रतिक्रिया भी अलग अलग तरह की आने लगी। कुछ लोग उसकी मौत पर दुख जता रहे थे तो कुछ लोग उसकी निजी जीवन को लेकर सवाल उठा रहे थे। खासकर उसके 18 बच्चों की बातों ने लोगों को हैरान कर दिया था। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिरकार कोई व्यक्ति इतने बड़े परिवार के बावजूद भी इस तरीके की संबंधों में कैसे पड़ सकता है। धीरे धीरे ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। जहां एक समय लोग उसकी तारीफ करते थे, वहीं अब उसके बारे में तरह तरीके की बातें की जा रही थी। उसकी अच्छाइयों पर अब उसकी बुराइयां भारी पड़ती नजर आ रही थी। जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो उसमें बड़ी संख्याओं में लोग शामिल हुए। लोग उसे याद कर रहे थे, उसकी अच्छाइयों को गिना रहे थे, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे थे कि अगर उसने अपने जीवन में कुछ गलत फैसले नहीं लिए होते तो शायद आज ये जिंदा होता। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए सुमन देवी, उसके भाई अतुल गौतम और उसके साथी अरुण गौतम को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ जारी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा हो सके। ये घटना ये भी दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती धीरे धीरे एक बड़े अपराध में बदल सकती है। शुरुआत में जो रिश्ता सिर्फ मदद और दोस्ती का था वो धीरे धीरे एक अवैध संबंध में बदल गया, और जब उस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की गई तो उसका अंत हत्या जैसे जघन्य अपराध में हुआ। दोस्तों, जिंदगी में हर कदम सोच समझ के उठाना चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला न सिर्फ आपकी जिंदगी बर्बाद करता है बल्कि कई और लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित कर सकता है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।